वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुतुब सर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। और आज हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th का टर्म 2 के लिए मोस्ट एमपी टॉपिक है, मोस्ट एमपी चैप्टर है। चाहे हम नीट की बात करें, जेई की बात करें या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके उस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये मानकर चलिए कि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर डिपेंड करता है इसी एक थ्योरी पर। ठीक है भाई, तो आज हम शुरू करेंगे हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए, हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट में पहले मैं बहुत सारी कहानी किस्से सुनाता था, अब मैंने कहानी किस्से सुनाना बंद कर दिए। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पर आएंगे, तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हाइगेन ने क्या बोला, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसका मतलब पहला उन्होंने पॉइंट क्या रखा होगा, पहला पॉइंट उन्होंने रखा होगा कि वेव के तरह बिहेव करती है लाइट, यानी वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। यहां पर कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इस जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं इसका पूरा पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखते रहिए इसको और समझते रहिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि ये जो वेव होती है, जो लाइट एक वेव है, और ये जो वेव है ये वेव किस स्पीड से चलेगी, किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वही इस वेव की स्पीड होगी। और दीज वेव्स ट्रेवल्स इन द विथ स्पीड ऑफ लाइट, है ना, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी। जो लाइट की स्पीड रहेगी वही इसकी स्पीड रहेगी। फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि ये जो वेव्स है ये सिंगल वेव नहीं होती है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ होती है। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि दीज वेव्स डिफरेंट वेवलेंथ फॉर डिफरेंट कलर्स। ठीक भाई। फिर इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने ये देखा कि ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ के लिए पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम कंसीडर किया जिसे नाम दिया ईथर। ईथर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें डेंसिटी बहुत कम है, ऐसा मीडियम ब्रह्मांड के हर कोने कोने में रखा हुआ है। ये इन्होंने कंसीडर किया हाइगेन में। ठीक है, जो कि बाद में फेल हो गया था। माइकलसन और मोल्ले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में इसे फेल कर दिया था। ठीक है, उन्होंने ये कंसीडर नहीं किया था। तो देखिए, ये चार हो गई। पांचवा इन्होंने कंसेप्ट दिया वेव फ्रंट्स का। बस यहीं से आपका नया टॉपिक शुरू होता है। बाकी सारी चीजें तो आपकी पढ़ी हुई थी, सिंपल सी चीजें थी। अगला टॉपिक जो हमारा बनेगा वो है वेव फ्रंट्स। किसने सबसे पहले वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया, हाइगेन ने वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया। और हाइगेन ने वेव फ्रंट के कंसेप्ट में क्या कहा, वेव फ्रंट क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। वेव फ्रंट आप इस तरह से समझिए कि एक शांत पानी है ना, पानी है, आपने पानी में पत्थर डाला। अब पत्थर डालने पर क्या होगा, जैसे यहां पर आपने पत्थर डाला तो यहां से वेव्स निकलेगी जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी, है ना। यहां से वेव्स निकलेगी इस तरह से जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में रहेगी। तो देखिए, कोई भी पार्टिकल पर आप कंसीडर करेंगे, कोई भी पार्टिकल को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो पार्टिकल अप डाउन मोशन शुरू करेगा अपनी इनिशियल, मतलब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। क्लियर है बात। तो आप ध्यान से देखिए, वो सभी पार्टिकल्स, मीडियम के वो सभी पार्टिकल्स जो सेम फेज में ऑसिलेट होंगे। बात समझ में आई। मीडियम के वो सभी पार्टिकल्स, यानी पानी की सतह पर वो सभी पार्टिकल्स जो सेम फेज में ऑसिलेट हो रहे हैं, मतलब अगर एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, पहला पार्टिकल नीचे आ रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी नीचे आएगा, पहला पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो वो दूसरा पार्टिकल भी मीन पोजीशन पर। ऐसे सभी पार्टिकल्स जिस प्लेन में होंगे, जिस सरफेस में होंगे, उस सरफेस को क्या नाम दिया गया, वेव फ्रंट।
समझ में आया? कम ऑन, एक और बात, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द सेम फेज। आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई हमें कि वेव फ्रंट होता है कि जब मीडियम के सभी पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, तो जिस सरफेस पर ऐसा होता है उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट समझ में आ गया हमें। यह कंसेप्ट किसने दिया था? वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया था हाइगेन ने। तो हमने पांचवा पॉइंट देखा था हाइगेन का वेव फ्रंट। छठा पॉइंट क्या कहता है वेव फ्रंट के बाद में? इन्होंने यह कहा कि ये जो वेव्स है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने ये कहा हाइगेन्स वेव थ्योरी में कि ये जो वेव्स है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसा, क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और बाद में इस लॉन्गिट्यूडनल नेचर को ड्रॉबैक कर दिया, यानी खत्म किया किसने? जब पोलराइजेशन देखा गया, क्योंकि पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है, तो बाद में क्या माना गया कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता, ये फेल हो गया, और फिर क्या लिया गया कि ट्रांसवर्स होती है वेव। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? हाइगेन ने क्या कहा था? हाइगेन ने यह कहा था कि ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। जब बाद में पोलराइजेशन ऑफ लाइट देखा गया, मैं जो आगे आपको सिलेबस में है आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे, तो जो ट्रांसवर्स नेचर होता है वो पोलराइजेशन में आता है। तो इसका मतलब हाइगेन की वेव थ्योरी इस बात को नहीं, ये बात जो उन्होंने कही थी ये बाद में आगे चलकर गलत साबित हुई, इसलिए हम क्या मानते हैं? ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया? इतने पार्ट में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे कि वेव फ्रंट जो होता है उस वेव फ्रंट के टाइप्स कितने हो सकते हैं, कितने टाइप का वेव फ्रंट हम देख सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं वेव फ्रंट के टाइप्स। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। देखिए, तीन तरह के वेव फ्रंट पॉसिबल है, मैं आपको समझाता हूं। एक पॉइंट साइज का सोर्स है, यानी आपका लाइट का सोर्स कैसा है? पॉइंट साइज का है। ये कैसा सोर्स हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। एक पॉइंट साइज का सोर्स है। अगर इससे वेव्स निकलेगी तो ये जो वेव्स है ये इस तरह से आगे बढ़ेगी, ठीक है भाई? ये जो वेव्स आगे बढ़ेगी ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां से वेव चली, यहां से वेव आई, यहां पर अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर मान लीजिए यहां पर क्रेस्ट मिला, तो सभी जगह पर क्रेस्ट मिलेगा, हर पॉइंट पर क्रेस्ट मिलेगा। ऐसा अगर हम देखो, ये सेंटर है, इस सेंटर पर अगर सोर्स है तो सोर्स से r डिस्टेंस पर अगर यहां पर क्या मिल रहा है आपको? क्रेस्ट मिल रहा है, तो आप इस पॉइंट सोर्स को सेंटर मानकर और इसे रेडियस मानकर अगर स्फीयर कंसीडर करेंगे तो उस स्फीयर पर आने वाला हर पार्टिकल क्रेस्ट देगा। सही है? हर वेव का क्रेस्ट मिलेगा। जब क्रेस्ट मिलेगा तो ये तो सेम फेज में हो गए। तो जब सोर्स पॉइंट साइज का होता है तो यहां पर अगर क्रेस्ट था तो यहां पर सभी जगह पर क्रेस्ट मिला, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेम फेज में ऑसिलेट होने वाला पार्टिकल का सरफेस। तो इस सरफेस को हम क्या नाम देंगे? वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा आपको? स्फेरिकल दिखाई देगा। इसका मतलब पहला वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ आया? स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट में सोर्स कैसा होता है? पॉइंट साइज का होता है। सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट साइज का सोर्स, पॉइंट सोर्स होता है। इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ना, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। पहली बात, इसी की बात कर रहा हूं मैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं। इसमें एम्पलीट्यूड का रिलेशन कैसा होता है? एम्पलीट्यूड इज 1/r। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कैसा रहता है? 1/r, यानी रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी एम्पलीट्यूड उसका कम होने लगेगा, और इसीलिए यहां पर जो इंटेंसिटी होती है वो 1/r² के इनवर्सली 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे आप ध्यान से समझिए, इस डिस्टेंस से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे
इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी जैसे जैसे हम लेंथ डिस्टेंस आगे बढ़ते जाएंगे, सोर्स यहां पर रखा है, सोर्स से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। और कैसे डिक्रीज होगी? स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी। मतलब ये जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी रहेगी। समझ में आई बात? ये था आपका स्फेरिकल सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब आते हैं दूसरा वेव फ्रंट। अगर मान लीजिए आपके पास में पॉइंट साइज सोर्स ना होकर, जैसे यहां पर क्या था आपके पास में सोर्स, या तो एक एलईडी हो गया छोटा सा, उस छोटे से एलईडी से निकलने वाले वेव फ्रंट को हम क्या कह सकते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। बात समझ में आई? जब हम ऑब्जेक्ट सोर्स को, जो लाइट का सोर्स है, उसे अगर पॉइंट साइज का कंसीडर करेंगे तो यहां पर जो वेव फ्रंट बनेंगे वो सभी वेव फ्रंट्स स्फेरिकल होंगे। अब जो आपके पास में लाइट का सोर्स रहेगा वो लीनियर रहेगा, जैसे आपकी ट्यूबलाइट होती है, ठीक है? तो अगर लीनियर सोर्स है तो लीनियर सोर्स के लिए स्फेरिकल बनने की बजाय सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। समझ में आ रही बात? आप यहां पर सिमेट्री देखिए तो सिमेट्री यही बनेगी। आपको कैसा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट दिखाई देगा। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब आपका लाइट का सोर्स लीनियर होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, याद रखिएगा, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ रेडियस होगी और एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस होगा। यानी इस लाइन से, इस पॉइंट, इस लाइन से, यानी लाइन सोर्स जो है आपके पास में, जो लीनियर सोर्स है, उस लीनियर सोर्स से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड करेगा और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। समझ आया? इतने पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। अब बात आगे बढ़ेगी। अब आएगा तीसरा वेव फ्रंट जो कि बहुत आईएमपी है। आपको मैं उसी वेव फ्रंट से कुछ चीजें सिखाऊंगा। तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा वेव फ्रंट जिसे नाम दिया जाता है प्लेन वेव फ्रंट। कैसा होता है प्लेन वेव फ्रंट? डिस्कस करते हैं। देखिए प्लेन वेव फ्रंट में कैसा सोर्स होना चाहिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, ध्यान से देखते जाइए। देखिए जो प्लेन वेव फ्रंट होता है उसमें लाइट का सोर्स डिस्टेंट सोर्स होता है। मतलब अगर मान लीजिए सन से जो लाइट हम तक पहुंच रही है वो किस फॉर्म में पहुंचेगी? प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में पहुंचेगी। ठीक है भाई? तो ध्यान से देखिए, अगर ये लाइट का सोर्स है, ये सोर्स, अब सोर्स से जो लाइट आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है, मतलब बहुत दूर तक इन लाइट को ले जाए तो यहां पर जो वेव फ्रंट बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। यानी अगर बहुत बड़े से स्फीयर का छोटा सा पार्ट लिया जाए तो प्लेन ही दिखाई देगा आपको। तो ये बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। यहां पर जब दूर जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगी तो बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। उस बड़े से स्फीयर का छोटा सा पार्ट रहेगा, छोटा सा पार्ट रहेगा तो ये प्लेन बन जाएगा। इन प्लेन वेव फ्रंट के लिए ध्यान से देखिए, ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं, इन वेव फ्रंट्स के लिए इंटेंसिटी का रिलेशन रेडियस के साथ में 0 होता है। इसका मतलब यहां से जितनी डिस्टेंस आप चाहे चले जाइए, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी और यहां पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड भी डिपेंड नहीं करता है रेडियस के साथ में, 0 उसकी पावर होती है। तो यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए हमारा क्या है, हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। देखिए हाइगेन ने अभी तक वेव थ्योरी समझाई, वेव थ्योरी के बाद उन्होंने सेकेंडरी वेवलेट्स का कंसेप्ट दिया। ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं पहले हम इन्हें सीख लेते हैं और फिर मैं आपको थ्योरी भी बताता हूं। इन्होंने ये कहा कि जो वेव्स होती है ना, वेव से बनते हैं वेव फ्रंट। मैंने वेव फ्रंट अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। उस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल, मीडियम के ही पार्टिकल की बात करेंगे हम, तो मीडियम का हर एक पार्टिकल जो उस पर्टिकुलर वेव फ्रंट पर आ रहा है, जैसे ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर आने वाला हर पार्टिकल अपने आप में एक सोर्स बन जाता है
सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को डेवलप कर देगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को डेवलप कर देगा। इन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को क्या कहा जाता है? वेवलेट्स। कम ऑन, क्या बोला गया कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास में वेव फ्रंट है ना, ये वेव फ्रंट आया, इस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल यानी मीडियम का पार्टिकल, ठीक है भाई, ये अपने आप में एक सोर्स बन जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को जनरेट करने का। ये किसने कहा? हाइगेन के वेव प्रिंसिपल ने कहा, वेवलेट्स वाले प्रिंसिपल ने कहा, है ना। तो पहला कंसेप्ट किसका दिया? वेवलेट्स। कौन जनरेट करेगा वेवलेट्स? मीडियम के पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स करेंगे? जो पर्टिकुलर वेव फ्रंट में आ रहे हैं। उन पर्टिकुलर वेव फ्रंट में आने वाले पार्टिकल्स यानी मीडियम का हर पार्टिकल अपने आप में क्या बन जाएगा? एक सोर्स बन जाएगा। किसे जनरेट करने का? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को जनरेट करने का। इन्हीं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को हम शॉर्ट में वेवलेट्स या सेकेंडरी वेवलेट्स कह सकते हैं। समझ आया? ये पहला पॉइंट आपको यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं यानी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स होते हैं, अगर हम इस सेकेंडरी वेव फ्रंट का कॉमन टेंजेंशियल सरफेस देखें, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास में प्राइमरी वेव फ्रंट या फर्स्ट वेव फ्रंट है ना। अब ये वेव फ्रंट यहां पर इस तरह से है, ठीक, ये वेव। अब यहां से हमने क्या बनाया? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाया किसी इंस्टेंट डेल्टा टी पर, डेल्टा टी टाइम पर हमने सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाए। इन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स का जो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस रहेगी, कॉमन टेंजेंशियल सरफेस रहेगी, ये कॉमन टेंजेंशियल सरफेस हमें क्या देगी? पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट। क्या देगी हमें? पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट। मैंने इसको लिख दिया है, आप यहां पर देख सकते हैं, पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट। ठीक भाई, आया है तक समझ में? तो देखिए पहले पॉइंट में वेव फ्रंट्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स क्या होते हैं ये समझा दिया। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा कि सेकेंडरी वेव फ्रंट के बाद जो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा उसकी पोजीशन यही सेकेंडरी वेव फ्रंट्स देंगे। कैसे देंगे? कि जो आपका कॉमन टेंजेंशियल सरफेस बनेगी वो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बन जाएंगे। जैसे ये वेव फ्रंट तो मैंने प्लेन वेव फ्रंट ले लिया था। अगर मान लो मैं दूसरे ही पॉइंट के लिए इस तरह से बात करूं कि मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस है यानी स्फेरिकल सरफेस है, तो यहां पर आप क्या बनाएंगे? ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाए। ठीक है भाई, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाने के बाद में आप इनको सबको मिला दीजिए, कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ले लीजिए। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट और ये आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट, दिस इज द नेक्स्ट वेव फ्रंट। क्लियर है बात? ये हमने पोजीशन देख ली नेक्स्ट वेव फ्रंट की। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? इसके बाद इन्होंने तीसरा पॉइंट यह कहा कि ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं, ये वेव फ्रंट्स लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। ये तो उन्होंने वेव थ्योरी में भी कहा था। इसके साथ में यह कहा कि जो रेज होती है, ध्यान से सुनिएगा, लाइट की जो रेज होती है, रेज ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होती है? वेव फ्रंट्स। समझ में आई बात? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स, यानी जितनी भी वेव्स आप निकालेंगे वो सभी वेव फ्रंट्स पर रेज कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे अगर मान लो आपने यहां पर वेव फ्रंट बनाया, ये सारे वेव फ्रंट्स बन रहे प्लेन वेव फ्रंट, तो ये क्या बन जाएगी? रेज बनेगी। ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। मान लो आपने इस तरह से वेव फ्रंट्स बनाए, तो ये रेडियल वेव फ्रंट बनेगा। ये बाहर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स और ये इस पर रेडियस के फॉर्म में परपेंडिकुलर आ गया। तो समझ में आया? यानी यहां पर पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा? वेव प्रिंसिपल के लिए, वेव प्रिंसिपल जो वेवलेट्स वाला प्रिंसिपल दिया है उन्होंने, सेकेंडरी वेवलेट्स वाला, उन्होंने सबसे पहले वेव फ्रंट की पोजीशन को बताया कि वेव फ्रंट कौन जनरेट करेगा। तो वेव फ्रंट पर आने वाला हर पार्टिकल अपने आप में सोर्स बन जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को जनरेट करने के लिए। दीज सेकेंडरी वेव फ्रंट्स आर कॉल्ड वेवलेट्स। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो वेव फ्रंट्स बने, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बने, इनका अगर हम कॉमन टेंजेंशियल सरफेस देख ले तो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस हमें क्या देगा? पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट।
तीसरा हमने क्या देखा कि ये जो रेज होगी इसमें, वो रेज इन सभी वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई? ये हमारी वेव, ये जो प्रिंसिपल देखा हमने, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, ठीक है? तो मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं और उसके बाद में मैं अब आपको इसके एप्लीकेशन पार्ट पे पहुंचा दूंगा। बने रहिए वीडियो में, देखते आगे। और डीमेरिट्स अगर हम देखें हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट के, तो पहला में देखिए इससे हम क्या क्या देख सकते हैं, इससे क्या क्या चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इसके मेरिट्स हो जाएंगे। और जो चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे वो इसके डीमेरिट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें रिफ्लेक्शन को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया जा सकता है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। स्नेल्स लॉ को भी यहां पर देखा जा सकता है ना? मैं आगे आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। इससे इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक। इससे डिफ्रैक्शन को देखा जा सकता है, डिफ्रैक्शन इसी के बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी फिनोमिना है जिसे हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये इसके मेरिट्स हो गए। अब इसके डीमेरिट्स की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, चूंकि हमने देखा था कि हाइगेन ने इस पूरी थ्योरी को किस आधार पर दिया है, ये मानकर दिया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है लाइट। लाइट कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये बोला था हाइगेन ने, ठीक है। इसका मतलब पोलराइजेशन को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पोलराइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? पोलराइजेशन ऑफ लाइट कब होता है? जब हम लाइट को ट्रांसवर्स से लेते हैं, तो ये पोलराइजेशन शो करता है ना लाइट। लाइट अगर पोलराइजेशन शो करता है तो इसका मतलब लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव। लेकिन हम इसके ट्रांसवर्स नेचर को नहीं देख पाते, इसका मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट इससे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इससे हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा इसका डीमेरिट क्या होगा? दूसरा इसका डीमेरिट ये रहेगा कि अगर हम इस थ्योरी के स्टार्टिंग को देखें तो इसी लेक्चर में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हाइगेन ने कंसीडर किया था पूरे ब्रह्मांड में एक मीडियम को कंसीडर किया था, उस मीडियम का नाम दिया था ईथर। मोर्ले ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ईथर मीडियम को कंसीडर नहीं किया था, है ना। माइकलसन मोर्ले डिडंट कंसीडर ईथर, है ना। ईथर मीडियम को एक्सप्लेन मतलब उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। और क्या इसमें ड्रॉबैक हो सकते हैं या डीमेरिट्स हो सकते हैं? तीसरा डीमेरिट इसमें, तीसरा डीमेरिट हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो वेव फ्रंट बनता है, यानी जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं, उससे हमने टेंजेंशियल सरफेस निकाली। वो टेंजेंशियल सरफेस क्या देती है? नेक्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन देती है। तो प्राइमरी मतलब पीछे वाले वेव फ्रंट की पोजीशन क्यों नहीं दे सकता? ये इसका एक डीमेरिट है। पीछे वाले के लिए कोई जानकारी नहीं देता है, मतलब प्रीवियस वेव फ्रंट की जानकारी नहीं देता है, नेक्स्ट वेव फ्रंट की ही जानकारी देता है, या नेक्स्ट वेव फ्रंट की ही लोकेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इट ओनली शोज पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट, ये इसका डीमेरिट है। सही है भाई। एक और डीमेरिट है इसका, फोर्थ वाला क्या देखते हैं? फोर्थ वाला हम ये देख सकते हैं कि इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, है ना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव है ना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस प्रिंसिपल। सही है। तो ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गए। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बाद
इसके एप्लीकेशन पार्ट में, यानी इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यानी रिफ्लेक्शन कैसे देखेंगे, रिफ्रैक्शन कैसे देखेंगे, स्नेल्स लॉ कैसे आएगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, बस यही आपका पूरा चैप्टर है। यही आपका पूरा चैप्टर है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में से पिछले साल से हट गया है ना, ड्यू टू कोविड-19। लेकिन फिर भी हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट को भी। जो जेईई और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स फॉर द गिवन डायग्राम्स। देखिए यहां पर प्लेन वेव फ्रंट है, एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन वेव फ्रंट्स इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रहे हैं। हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स को ड्रॉ करके बताना है। देखिए इससे सबसे पहली बात, हमने अभी हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ा। उस हाइगेन्स प्रिंसिपल में क्या देखा कि जो वेव फ्रंट होता है, मान लो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट और रेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। से यस और नो, यही देखा था हमने। तो अगर मैं इसे यहां पर अप्लाई करता हूं तो ध्यान से देखिए, ये बना हमारे पास में एक रे, ये रेज बनेगी, सही है, ये रेज बनी। अब ये जो रेज यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसे जाएगी, ठीक, ध्यान से देखते जाइए। ये रेज बनेगी, ये प्लेन वेव फ्रंट है इसलिए यहां पर परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक। यहां एंगल आई, एंगल आर के इक्वल, और इसी तरीके से यहां पर भी होगा एंगल आई, एंगल आर के इक्वल। अब ये जो वेव फ्रंट बनेंगे यहां पर, ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर बनेंगे, ठीक है। तो दीज आर द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ आया? ध्यान से देखिए, फिर से समझ लीजिए, मैं एक और बार समझाता हूं। ये जो वेव फ्रंट्स हमारे पास में इंसिडेंट वेव फ्रंट, इस पर 90 डिग्री के एंगल पर आपको क्या बनाना है, रेज बनाना है। जैसे ही रेज बनेगी तो रेज बनने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होगी, यहां से ये रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब दोनों रे रिफ्लेक्ट होकर जो पैरेलल आगे बढ़ेगी, इसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इन दोनों पैरेलल रेज पर। बस यही परपेंडिकुलर सरफेस हमें क्या देगी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। से यस और नो आया समझ में यहां तक? चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान से देखिए, यहां पर इंसिडेंट रे ऐसे निकलेगी, चूंकि इसके परपेंडिकुलर चाहिए 90 डिग्री के एंगल पर, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे यहां से एक और निकाल दो, ये दूसरी इंसिडेंट रे, ये दोनों इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, चूंकि ये कॉनकेव मिरर है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, इसके फोकस से, है ना। तो ये फोकस से पास होगी, यानी फोकस पर कन्वर्ज होगी, ये फोकस पर कन्वर्ज हो गई, ये फोकस पर कन्वर्ज हो गई। अब चूंकि ये फोकस पर कन्वर्ज हो रही है तो यहां से वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ऐसा कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनेंगे। ये वेव फ्रंट्स क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। बात समझ में आई, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। अब चूंकि ये रेडियली बनेगा ना, इसको सेंटर मान लेंगे इस फोकस को, और यहां से सरफेस बनाएंगे तो स्फेरिकल सरफेसेस बनेगी। समझ आ रहा है? अब आ जाओ इस पर, फिर से वीडियो को पॉज करके इसे भी ट्राई कर सकते हो। ये तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन में हम फिर से क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, यानी जो वेव फ्रंट्स है प्लेन वेव फ्रंट्स, उन पर एक लाइन ड्रॉ करना है जो 90 डिग्री के एंगल पर मिरर की तरफ जाएगी। तो मिरर की तरफ रेज आ गई। अब रेज आने के बाद में यहां पर क्या होगा, चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल डाइवर्ज, है ना। तो डाइवर्ज होगी कहां से, फोकस से, ये फोकस से डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज हो गई। अब डाइवर्ज होने के बाद में यहां जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा, बढ़ता हुआ वेव फ्रंट बनेगा। यहां पर कम होता हुआ कर्वेचर आ जाता, यहां पर उल्टा होगा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स बने, यानी ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हमने बना दिए, ठीक है। ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स। चलिए इसके आगे की कहानी,
और देखते हैं एक और इसी तरह का क्वेश्चन। अब इसमें रिफ्रैक्शन आ जाएगा, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर द गिवन डायग्राम। अब हमें रिफ्रैक्शन के लिए देखना है, रिफ्लेक्शन के लिए नहीं। सबसे पहले देखिए एक दो मीडियम है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 वाला है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 वाला मीडियम है, और μ2 ग्रेटर देन μ1 है। इसका मतलब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में वेव फ्रंट को एंटर होना है। ठीक है, अब पहली बात तो हमें यह पता है कि जितनी भी रेज होती है वो वेव फ्रंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ऐसा है तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये तो पहली रे आ गई जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये दूसरी रे आ गई जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है भाई, ये देखिए अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां से इंसिडेंट एंगल ये रहा। जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो रेरर से डेंसर में जाने पर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तो बचपन में पढ़ा था हमने 10th क्लास में भी, ठीक है ना। तो ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर मैं यहां से भी इसको देखता हूं तो यहां से भी ये देखो ये बेंड होती हुई नजर आएगी। अगर मैं इसे और इसे मिला देता हूं, यानी 90 डिग्री के एंगल पर रखकर अगर मैं इसे मिलाता हूं, ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, यहां जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, ये वेव फ्रंट्स क्या कहलाएंगे? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आया? ये हमने रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स बना दिए, ये क्या कहलाएंगे? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स। गॉट इट? अब इधर देखिए, यहां पर ये प्लेन वेव फ्रंट, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और मुन्ना राजा कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। जब ये लाइट को कन्वर्ज करेगा तो यहां से जो इंसिडेंट रेज आएगी, इसको ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ठीक है भाई, ये कन्वर्ज करेगा। ये कन्वर्ज कर दिया इसने लाइट को, यहां कन्वर्ज किया। अगर कन्वर्ज करेगा तो यहां पर जो वेव फ्रंट्स बनेगा वो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा। बात समझ में आई? ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। इसी तरीके से यहां ये कौन सा वेव फ्रंट बना? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब यहां पर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, इस इंसिडेंट वेव फ्रंट पर ये 90 डिग्री के एंगल पर रेज बना दी, ये रेज बनी। ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है? कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्ज करता है रेज को। यहां से रेज डाइवर्ज होगी, ये डाइवर्ज हो गई। ठीक है भाई, यहां से भी रेज डाइवर्ज होगी। जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट ऐसा होगा। सही है, फैलता हुआ। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से फैलता हुआ आगे तक फैलेगा ये सब। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीखे होंगे, और सीखे हैं तो स्क्रीन पर आने वाले इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।